हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, है ना। तो हमने लास्ट सेशन में ख़त्म कर लिया था अपना जो 14 जून है उससे 30 जून तक का करंट अफेयर्स, ठीक है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स जो कि होगा 25 जून से 30 जून तक का, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली छोटा सा है, ज़्यादा है नहीं, इसमें 6 दिनों का करंट अफेयर्स है तो कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी भारत में हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो गए एक जगह पे और उन्होंने बलिदान स्तंभ स्थापित किया। बलिदान स्तंभ उन लोगों को कमेमोरेट करने के लिए था जिन्होंने टेररिज्म के ख़िलाफ़ अपनी जान दी है, ठीक है। और सबसे यूनिक बात इस स्तंभ की ये है कि इस स्तंभ को उन लोगों को भी समर्पित किया गया है जो फ़ौज में नहीं हैं, सेना में नहीं रहे हैं। सेना के लोगों के साथ साथ आम लोगों को भी ये समर्पित किया गया है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया ये बलिदान स्तंभ, ठीक है। हाल ही में किस स्थान पर बलिदान स्तंभ स्थापित किया गया है? किस जगह पर यह बलिदान स्तंभ स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये जगह है श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर नेक्स्ट, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ को स्थापित किया गया है, ठीक है। तो हमने देखा साल 2019 में, है ना, कोविड-19 आया, कोरोना आया और फिर कोरोना के बाद उसके डिफरेंट क्या आने थे, वेरिएंट आने लगे, ठीक है। जिनमें से क्या था, एक ओमिक्रॉन था जो लास्ट ईयर आया था। तो ओमिक्रॉन ने जब अटैक किया इंडिया पर तो ये पाया गया कि जो ओमिक्रॉन है उस पर जो कोविड वैक्सीन जो लगवाई गई थी उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। यानी कि ये ओमिक्रॉन उन लोगों को भी इफ़ेक्ट कर रहा था जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन को लगवा लिया था, ठीक है। तो बाद में डिसाइड हुआ कि चलिए इसके लिए एक अलग से वैक्सीन बनाते हैं और वो वैक्सीन बनाई गई है अभी हाल ही में। तो ओमिक्रॉन के लिए एक बूस्टर वैक्सीन बनाई गई है भारत के द्वारा, उसका क्या नाम है, ठीक है। हाल ही में ओमिक्रॉन से बचाव हेतु निर्मित ओमिक्रॉन से बचाव हेतु निर्मित भारतीय बूस्टर वैक्सीन है, ठीक है। तो इस वैक्सीन का नाम है जैम कोवैक ओम। वैक्सीन का क्या नाम है? जैम कोवैक ओम, यानी कि कोविड वैक्सीन ही है बट ओमिक्रॉन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन है, तो यूनाइटेड नेशन का जो चीफ होता है उसको कहते हैं यूएन सिक्योरिटी जनरल। तो यूएन सिक्योरिटी जनरल हर साल एक रिपोर्ट जारी करते हैं और
इस रिपोर्ट में उन देशों के नाम होते हैं जिन देशों में जो सेना है, ठीक है, सेना है उसका शिकार कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है, कहीं किन्हीं देशों में सेना ही अपने देश के बच्चों को या नागरिकों को मार दे रही है। कभी कभी क्या होता है, क्रॉस फायरिंग में ये बच्चे मारे जाते हैं, है ना। तो अभी हाल ही में एक कंट्री जिसको इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया, उसका नाम क्या है, ठीक है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रकाशित 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 सैन्य ऑपरेशन में बच्चों का नुकसान नामक रिपोर्ट से बाहर कर दिया गया है, कर दिया गया है, ठीक है। तो ये देश है भारत, ठीक है। तो भारत में क्या होता था, भारत का नाम इस लिस्ट में क्यों था, ठीक है। तो भारत में एक हमारा स्टेट है ना, बहुत सुंदर जगह है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो वहाँ 1989 के बाद जब टेररिज्म की शुरुआत हुई तो कुछ बच्चे, है ना, पैसों के लालच में कुछ बच्चे अपनी जो अतिवादी सोच है उसके कारण क्या होते थे, सेना के साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाते थे और उनको बहुत नुकसान हो जाता था, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता था, वो मारे जाते थे, है ना। इस वजह से यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में, महासचिव की रिपोर्ट में भारत का नाम आता था। बट आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इन घटनाओं में कमी आई है, पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है, जिसके कारण बच्चों पर सेना को बल प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जो 370 हटने के बाद वहाँ जो रेडिकलाइजेशन है, अतिवादी सोच है ना, उसमें भी कमी आई है, जिस वजह से क्या होता है, बच्चे अब पढ़ाई लिखाई की तरफ जा रहे हैं, तो सेना के साथ कन्फ्लिक्ट का जो सवाल है नहीं बदलता है। तो भारत की छवि को सुधारने का एक बहुत बड़ा काम किया है इस आर्टिकल 370 ने, ठीक है। और इस आर्टिकल 370 को हटाने का ही परिणाम है कि आज भारत इस लिस्ट से बाहर हो गया है, ठीक है। जब भारत का नाम इस लिस्ट में आता था तो बड़ी शर्मनाक, मतलब शर्मिंदगी फील होती थी कि यार हमारा देश जो 2074 के बाद सुपर पावर बनने वाला है और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एप्पल आ रहा है, टेस्ला आ रही है, स्पेस एक्स आ रहा है, ट्विटर आ रहा है, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो फीकी पड़ जाती थी जब इस रिपोर्ट में भारत का नाम आता था। तो अभी हाल ही में इस नाम को हटा दिया गया है, ठीक है। तो भारत को, चलिए नेक्स्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इस पोर्टल का मेन जो काम है वो है कि जो
पशुओं को दी जाने वाली दवाइयाँ हैं, ठीक है, वो दवाइयाँ उच्च क्वालिटी की हों, अच्छी क्वालिटी की हों, ठीक है, उनको एश्योर करना, है ना। तो उन दवाइयों के लिए एनओसी देने के लिए, है ना, इस पोर्टल को शुरुआत की गई है, इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, ठीक है। क्या नाम है इस पोर्टल का? हाल ही में पशुओं की दवाओं को एनओसी देने हेतु, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि यूज कर सकते हैं, एनओसी देने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई? किस पोर्टल की गई है? किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? और इस पोर्टल का नाम है नंदी पोर्टल। तो बच्चों, नंदी पोर्टल की शुरुआत की गई है पशुओं की दवाओं को एनओसी देनी हेतु, ठीक है। चलो, तो मैंने पहले भी, हम लोग पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका एक मेन काम है कि बैंकों को कंट्रोल और रेगुलेट करना, है ना। और बैंकों को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे काम करती है, जैसे रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी, बैंकों को बोलेगी आपको ये फॉलो करना है ना। रूल्स और रेगुलेशन को बनाने के बाद ये बैंकों पर कड़ी नज़र रखती है कि बैंक उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बैंक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा होता है तो ये बैंक, आरबीआई को ये अधिकार है कि वो बैंक पे जुर्माना लगाए, है ना। अगर एक बार जुर्माना लगाने के बाद भी बैंक उस गलती को दोहरा रहा है तो आरबीआई को अधिकार है कि वो उस बैंक का लाइसेंस सस्पेंड कर सके कुछ दिनों के लिए। अगर सस्पेंड करने के बाद भी अगर बैंक उन गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो आरबीआई को ये अधिकार है कि वो उसका जो लाइसेंस है ना उसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेप है पेनल्टी लगाना, ठीक है। तो वैसे ही अभी आरबीआई ने एक बैंक है उस पर लगा दी पेनल्टी, कितने रुपए की? 30 लाख रुपीज़ की, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे क्यों लगाई, पहले जानते हैं कि किस बैंक पर लगाई है। हाल ही में भारतीय बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्या नाम है उस बैंक का? ठीक है, 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो ये बैंक है, एक विदेशी बैंक है जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक। 30 लाख रुपए का इन्होंने जुर्माना इस बैंक पर लगाया है, ठीक है। अब ये जुर्माना क्यों लगाया गया है? ये जुर्माना लगाया गया है इसलिए कि अपने केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही थी। केवाईसी नॉर्म्स क्या होते हैं? नो योर कस्टमर, कहते हैं ना केवाईसी करा लो, केवाईसी करा लो, है ना। अब ये केवाईसी नॉर्म इतने ज़रूरी क्यों हैं? ठीक है, तो आरबीआई कहता है भाई केवाईसी इसलिए ज़रूरी है, कम से कम जिस आदमी का खाता आप अपने यहाँ खोल रहे हो, जिस आदमी का पैसा आप अपनी बैंक में जमा कर रहे हो, कम से कम उसके बारे में ये जान तो लो कि वो पर्सन है कौन, कहाँ रहता है, क्या नाम है ना, कितना कमाता है, कहाँ से कमाता है, ये सब जानना है कि नहीं जानना है, कि पता चले कल को आतंकवादी खाता खुला के अपना पैसा
इंडिया में भेज दें, है ना, और फिर आके इंडिया पैसा निकाले, आरडीएक्स खरीदे और बम फोड़ दें। मेन मोटिव इसके पीछे वही रहता है। दूसरा क्या है कि कोई भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, तो भ्रष्टाचारी लोग क्या करते हैं, है ना, अपना पैसा अगर आप केवाईसी नहीं करोगे तो धड़ल्ले से जमा करेंगे अपना पैसा उसमें। तो इसीलिए इस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो आपसे पूछा जा सकता है दो तरीके से कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आपका आंसर होगा स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आपका आंसर होगा 30 लाख रुपए का जुर्माना। ठीक है, 30 लाख रुपए का जुर्माना स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक पर लगाया है। ठीक है, चलिए क्रेडिट कार्ड, है ना, आपने सबने क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आपको एक कार्ड मिल जाता है जिसके थ्रू आपको एक लिमिट मिल जाती है कि मान लो 1 लाख रुपया है उनकी लिमिट मिल गई, तो 1 लाख रुपए तक आप महीने भर में उससे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, बाद में उसको जमा करना रहता है। तो ये पोस्ट पेड जैसी सर्विसेज होती है। जो डेबिट कार्ड होता है उसमें क्या होता है, जो कॉमन एटीएम होता है उसमें आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए पैसे निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि भाई एक बैंक है ना, उसके अपने क्रेडिट कार्ड चल रहे थे। ठीक है, अब ये क्रेडिट कार्ड की क्या खासियत है, इस क्रेडिट कार्ड को क्या आप स्वैप कर सकते हैं, ठीक है, बिजली का बिल पे कर सकते हैं, बट यूपीआई से लिंक नहीं कर सकते आप इन्हें। ठीक है, क्योंकि यूपीआई किस में होता है, मोबाइल में होता है। ठीक है, मोबाइल क्या होता है, हैक हो सकता है, आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, है ना। तो इसीलिए यूपीआई से इसको लिंक नहीं करने किया गया। तो अभी हाल ही में एक पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी बैंक, उसने जो क्रेडिट कार्ड है उसको यूपीआई से, अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर दिया है कि अब यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से, है ना। और ऐसा करने वाला वो पहला सरकारी बैंक बन गया है। कौन सा बैंक है वो, ठीक है। हाल ही में कौन सा बैंक, हाल ही में कौन सा बैंक, कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक बना है। ठीक है, तो ये बैंक है केनरा बैंक। केनरा बैंक, केनरा बैंक, केनरा बैंक यूपीआई से लिंक करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक बना है। ठीक है, इसको चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, ठीक है। हाँ, अभी हाल ही में एक स्टेट है,
तो उसने अपनी जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया, रिफॉर्म हाउस, सुधार गृह कर दिया। ठीक है, उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा जेल जो वर्ड है ना वो कॉलोनियल वर्ड है, अंग्रेजों का टाइम का वर्ड है। और अंग्रेज जेल का इस्तेमाल क्यों करते थे, फ्रीडम फाइटर्स को किस में डालने के लिए, कैद में डालने के लिए, उनको यातनाएं देने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको टॉर्चर देने के लिए, है ना। तो उन्होंने कहा अब तो हम आज़ाद हैं, अब जेलों का काम ये रह ही नहीं गया। ठीक है, क्योंकि जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो भी कौन है, इंडियन सिटीजन ही तो हैं, है ना। अब ये इंडियन सिटीजन्स हैं, तो इंडियन सिटीजन्स को हम क्यों यातनाएं दें, क्यों परेशान करें, क्यों, हमारे ही नागरिक हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो जेल वर्ड है ना वो सही नहीं लगता, हम सुधार गृह दे रखते हैं। क्योंकि जेलों का अल्टीमेट काम क्या है, जेल में किसी पर्सन को क्यों रखा जाता है ना, जब वो कोई क्राइम करता है उसको जेल में रखा जाता है क्यों, ताकि वो पश्चाताप कर सके, अपने आप को सुधार सके। ठीक है, तो इसी कारण उस स्टेट ने अपनी जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया है, सुधार गृह कर दिया है। ठीक है, चलो कौन सा स्टेट है वो, हाल ही में किस स्टेट ने, किस राज्य ने अपनी जेलों का नाम सुधार गृह, रिफॉर्म हाउस रख दिया है, ठीक है। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने, अब उत्तर प्रदेश की जेलों को जेल नहीं कहोगे आप, सुधार गृह कहोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डीवीएस बैंक। ठीक है, एक डीवीएस बैंक है, प्राइवेट बैंक है। तो अभी हाल ही में यहाँ पर एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। किस पर्सन को डीवीएस बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। ठीक है, हाल ही में किस पर्सन को, किस व्यक्ति को डीवीएस बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। इसका नाम है रजत वर्मा साहब को डीवीएस बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। ठीक है, चलिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, यूनिलीवर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब बहुत सारे देशों में होती है। तो जापान में जब जाती है तो उसका नाम जापान यूनिलीवर हो जाता है, अफ्रीका में जाती है तो अफ्रीका यूनिलीवर हो जाता है, पाकिस्तान में जाएगी तो पाकिस्तान यूनिलीवर हो जाएगा। इसी तरह हिंदुस्तान में काम करने वाली यूनिलीवर को क्या कहते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर कहते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं कौन। ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति को हिंदुस्तान यूनिलीवर का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ चुना गया है।
चुना गया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है रोहित जावा। ठीक है, रोहित जावा को चुना गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर एक देश की विजिट पर गए, है ना, और उन्होंने वहाँ पर एक मस्जिद, ठीक है, बड़ी फेमस मस्जिद है, ठीक है, अल हकीम मस्जिद, ठीक है, उसका दौरा किया। तो ये जो मस्जिद है वो किस देश में है? ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। यह मस्जिद किस देश में है? यह मस्जिद किस देश में है? तो ये मस्जिद किस देश में है? इजिप्ट। इजिप्ट, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? मिस्र। ठीक है, तो मिस्र में है ये आपका इजिप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है ना, तो ये इस साल कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था। तो अभी हाल ही में किस कंट्री को फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का होस्ट डिक्लेयर किया गया है? जो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप है वो किस कंट्री में होगा? ठीक है, हाल ही में किस देश को अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी गई है? तो ये देश है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया करेगा अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट होने वाला है उसकी मेजबानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओलंपिक गेम्स, हमने सुना है ओलंपिक गेम्स के बारे में बहुत चर्चा होती है। तो ओलंपिक गेम्स सीजनल आधार पर दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं, एक समर ओलंपिक होता है, दूसरा विंटर ओलंपिक होता है। ठीक है, और इन समर और विंटर ओलंपिक्स को कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट में। ठीक है, एक नॉर्मल ओलंपिक होता है और एक पैरालंपिक होता है। ठीक है, पैरालंपिक में कैसे लोग खेलने जाते हैं? जो दिव्यांग लोग होते हैं, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट लोग होते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए। एक ओलंपिक और होता है, ये होता है स्पेशल पर्सन्स के लिए, जो मतलब स्पेशल पर्सन्स कौन होते हैं? जो मेंटली थोड़े डिस्टर्ब होते हैं,
है ना। तो ऐसे लोगों का ओलंपिक हर 4 साल पे ऑर्गेनाइज होता है। और इस साल जो स्पेशल ओलंपिक है वो किस कंट्री में होने वाला है, सवाल ये है। ठीक है, 17 से 25 जून के बीच में हुआ। ठीक है, किस कंट्री में हुआ? हाल ही में 17 से 25 जून के मध्य आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? बर्लिन, जो कि है जर्मनी में। यानी कि जर्मनी ने इस साल के जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स हैं इनको होस्ट किया है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, ठीक है, एशियन कबड्डी गेम्स जो है, कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मेनली स्पोर्ट के सवालों से कि विनर कौन रहा, जीता किसने, रनर अप यानी कि हारा कौन, सेकंड पोजीशन पे कौन आया और कहाँ हुए थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023। ठीक है, तो इसमें 3 विजेता, ठीक है, उपविजेता और मेजबान देश। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का 2023 का विजेता कौन है? विजेता है भाई हमारा बच्चों भारत ने जीती है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। ठीक है, उपविजेता किसको हरा के जीती है? ईरान को हरा के जीती है। ठीक है, तो ईरान को हरा के जीती है। और इस साल की जो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप है 2023, इसकी मेज़बानी किसने की है? इसकी मेज़बानी की है बुसान, जो कि है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया ने इसकी मेज़बानी करी है। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में मैंने बताया था अभी पिछले स्लाइड में ही आपको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक देश की यात्रा करी है और उस देश ने इन्हें दिया है अपना हाईएस्ट ऑनर। ठीक है, तो कौन सा देश है और उस हाईएस्ट ऑनर का नाम क्या है जो इनको दिया गया है? जैसे हमारे हाईएस्ट ऑनर का नाम क्या है? हमारे हाईएस्ट ऑनर का नाम है भारत रत्न। ठीक है,
यानी कि जो सबसे ऊंचा अवार्ड हमारे यहाँ है भारत रत्न है। ठीक है, ऐसे हर कंट्री का अपना एक सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, तो उस कंट्री ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री को। क्या नाम है उस देश का और क्या नाम है उस पुरस्कार का? हाल ही में किस देश ने ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है? सर्वोच्च सम्मान दिया है। ठीक है, तो ये देश है इजिप्ट। अभी वहीं जहाँ पे अल हकीम मॉस्क जहाँ गए थे, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मिस्र। ठीक है, और इस अवार्ड का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ नाइल। नाइल मतलब नील नदी के नाम पे। ठीक है, तो इजिप्ट ने दिया है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ नाइल नाम है इसका। ठीक है, चलिए चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट। वुमेन कबड्डी लीग। ठीक है, महिला कबड्डी लीग। ठीक है, भारत का जो है भारत की जो टीमें हैं इसमें पार्टनरशिप करती हैं। ठीक है, तो उसमें भी तीन चीज़ें, इन चीज़ जो जब भी खेल की बात होती है ना, प्रतिस्पर्धा की, तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना, विजेता, उपविजेता और मेजबान। ठीक है, तो महिला कबड्डी लीग, महिला कबड्डी लीग, महिला कबड्डी लीग। ठीक है, तो इसमें कौन विजेता है, उपविजेता है, ठीक है, और मेजबान। मेजबान। ठीक है, विजेता, उपविजेता और मेजबान। ठीक है, विजेता कौन बना है महिला कबड्डी लीग 2023 का? ठीक है, इसका कौन बना है? उमा कोलकाता। उमा कोलकाता, ये कोलकाता की टीम है, इसका नाम है। ठीक है, उमा कोलकाता ने जीती है महिला कबड्डी लीग। किसको हराकर? पंजाब को हराकर। ठीक है, तो इसका नाम क्या है विजेता टीम का? पंजाब पैंथर्स। पंजाब पैंथर। मेजबान कौन है? ठीक है, तो इस बार ये हमारे देश में आयोजित नहीं हुई, इसको देश से बाहर ऑर्गेनाइज कराया गया। जहाँ कहाँ पे? दुबई। और दुबई कहाँ पे है? UAE, संयुक्त अरब एमिरेट्स। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में इसको आयोजित कराया गया। ठीक है, तो विजेता, उपविजेता और मेजबान। ठीक है, तो चलिए ये आपका लगभग आधा करंट अफेयर्स हो चुका है ना। 25 से 30 जून का आधा करंट अफेयर्स हम लोग कहाँ कवर करेंगे? नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, है ना। इन वीडियोज़ को आप रेगुलर बेसिस पे देखिए, है ना। आपको कोई मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली 100% यहाँ पे मैं 100% नहीं तो 90% करंट अफेयर्स तो मैं आपको यहाँ पे कराऊँगा। ठीक है, और 100% की तैयारी कभी कोई नहीं कर पाता है ना। तो ये 90% भी आप अगर बहुत अच्छे से तैयार कर जाएंगे ना,
बहुत अच्छे से अगर आप तैयार कर गए तो आपका सिलेक्शन जो है तय है। करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।